हर रोज कुछ नया होता है। चंद दिन अच्छा शुगल लगा रहता है। जहां जाएं एक ही सवाल का सामना करना पड़ता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ये सवाल सुनकर वासिफ अली वासिफ साहब से मंसूब वाकया याद आ जाता है। एक दोस्त मिलने आया तो परेशान था। पूछा, खैरियत है? दोस्त बोला, पाकिस्तान की मसाइल की वजह से परेशान हूँ। आपने पूछा, ये मसाइल तुम्हारी वजह से पैदा हुए हैं? दोस्त बोला, बिल्कुल नहीं। फिर पूछा, तुम इन हालात को ठीक कर सकते हो? दोस्त ने जवाब दिया, नहीं। वासिफ साहब बोले, फिर मेरे दोस्त बैठो और चाय पियो। ये सवाल किसी ने पिछले हफ्ते मुझसे किया कि हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैं ये सवाल रोज सुनता हूँ। कुछ अरसा पहले तक संजीदगी से जवाब देने की कोशिश करता था, फिर अंदाजा हुआ कि अपना और उन साहब का वक्त ही जाया किया होता है। मैं इनको कायल कर सकता हूँ, ना वो मुझे कायल कर पाएंगे, तो फिर टाइम पास करने का फायदा। पुराना लतीफ़ा याद आया। एक गाड़ी दिल्ली से अमृतसर जा रही थी। बर्थ पर एक नौजवान लेटा था, जबकि नीचे सीट पर दूसरे मुसाफिरों के साथ बुजुर्ग बैठा था। बुजुर्ग और नौजवान बातें करने लगे। कहाँ रहते हो, किधर गए थे, कहाँ जा रहे हो, अमृतसर में घर कहाँ है, वालदैन क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, क्या नाम है, क्या काम करते हैं। कुछ देर बाद मुसाफिरों को एहसास हुआ ये तो एक दूसरे को पुराना जानते हैं, बल्कि दोनों शायद एक ही घर में रहते हैं, लेकिन गुफ्तगू ऐसे कर रहे थे जैसे पहली बार मिल रहे हों। किसी ने पूछा तो बुजुर्ग बोले, मैं बाप हूँ और ये बेटा है, हम इकट्ठे दिल्ली गए थे, अब घर जा रहे हैं। मुसाफिर हैरान हुए तो बोले, लंबा सफर है, सोचा जरा गपशप लगा ले। पाकिस्तान का क्या बनेगा भी इसी तरह का एक सवाल है जिसका जवाब दोनों जानते हैं, लेकिन वक्त पास करने के लिए मौजू चाहिए। हालांकि ये तय है कि सवाल पूछने वाला आपके जवाब से मुतमईन नहीं होता। मेरा तजुर्बा है कि आप ऐसा सवाल पूछने वाले को क़यामत का मंजर पेश करें तो सवाल पूछने वाला बड़ा मुतमईन होता है और आपको तारीफी अंदाज से देखता जाएगा, वरना आपको कुछ पता नहीं। अपनी अपनी जगह सब लोग ठीक होते हैं, किसी को झूठा सच्चा साबित करने में तवानाई खर्च करने का क्या फ़ायदा। ऐसी ही एक तकरीब में एक मोअज़्ज़ज़ खातून ने यही बात पूछी कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। इनकी बातों और आंखों में तशवीश थी जो शायद हर दूसरे पाकिस्तानी की आंखों में आजकल नजर आती है। आजकल छोड़ें, जब से ये मुल्क बना है यही सवाल और यही तशवीश है। इन बरसों में ना सवालात बदले हैं ना जवाबात कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैंने इनका दिल रखने के लिए कहा, मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ दुनिया बदली है, हालात बदले हैं। आइडियल हालात तो कभी ना थे। आप क्या समझती हैं कि रूस और यूक्रेन के हालात हमसे बेहतर हैं, जहां इंसान गाजर मूली की तरह कट रहे हैं? इनकी कब्रें मिल रही हैं जिन्हें इनके प्यारे दफना न सके, जिनकी आखिरी रसूमात तक अदा ना हो सकी। एक ही कब्र में सैकड़ों लोग दफन कर दिए गए। मैंने इन्हें एक किताब का हवाला दिया जिसके मुसन्निफ ने हज़ारों साल की इंसानी तारीख पर रिसर्च करके ये नतीजा अख्ज़ किया है कि आज का इंसान बहुत बेहतर ज़िंदगी बसर कर रहा है। जो हालात 100-150 साल पहले थे, इसके मुकाबले में आज की नस्ल बेहतर क्वालिटी की और महफूज ज़िंदगी गुजार रही है। मैं यूरोप की कुछ चीज़ें पढ़ रहा था। सिर्फ 100-150 साल पहले तक औसत उम्र 40-50 साल के दरमियान थी। आज इसी यूरोप में लोग मरने का नाम नहीं लेते। 80-90 बरस उम्र एक आम सी बात है। पहले इंसान कितनी तकलीफ दे जिंदगी गुजार रहे थे। भूख, गुर्बत और कहत आम थे। काले यरकान ने पूरे यूरोप को तबाह किया। कई वबाएं आती थी जिनका इलाज तक ना था। हर तरफ लुटेरे, डाकू, फौजें बनाकर हर जरखेज इलाके में घुस जाते, मुल्कों पर कब्जे करते, सब कुछ लूट कर ले जाते। किताब के मुसन्निफ का कहना है कि अब दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं। 2-3 मुल्कों के अलावा जहां सिविल वॉर नजर आती है या जंगें लड़ी जा रही हैं, बाकी दुनिया पुरअमन जिंदगी गुजार रही है। इसलिए औसतन जिंदगी अब ज्यादा महफूज और बेहतर है। लेकिन क्योंकि हम उन जमानों में नहीं रहे जब ये सब बर्बादियां, तबाहियां हुई या लोग कहत से मरते थे, लिहाजा हमें अंदाजा नहीं है कि हम लोग कहां से कहां आ चुके हैं। हजारों साल से लेकर अब तक देख लें हुक्मरान कैसे जालिम थे। दुनिया में सिर्फ 3-4 ही सल्तनतें थीं जिनके खानदान हजारों साल इंसानों पर हुक्मरानी करते रहे, अपने जैसे इंसानों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। उस वक्त ही यह कानून बना कि बादशाह खुदा की भेजी हुई एक हस्ती है जिसके बारे में गुस्ताखी पर सर कलम होगा। सिर्फ गुस्ताख को ही सजा नहीं मिलेगी बल्कि पूरा खानदान ही आग में जलेगा या सर काटे जाएंगे। ये काम सिर्फ यूरोप में नहीं हो रहा था, हिंदुस्तान में भी यही कुछ हो रहा था। मोरख इब्राहिम अर्ली अपनी किताब द एज ऑफ रात में वाकया लिखता है कि कैसे सल्तनत दिल्ली के बादशाह यही काम करते थे। एक दफा दिल्ली के मुसलमान बादशाह ने काजी की अदालत में मुकदमा किया कि फला मौलाना साहब इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि मैं जालिम हूं। बादशाह ने इस नेक और बहादुर मौलाना को बुलाया तो उन्होंने अदालत में जवाब दिया, बिल्कुल बादशाह जालिम है। इसके जुल्म की एक मिसाल ही काफी है कि ये सिर्फ अपने मुखालिफ का सर कलम नहीं कराता बल्कि इसके पूरे खानदान को वही सजा मिलती है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। अगले दिन इस मौलाना की भूसे से भरी खाल अदालत के बाहर लटकी पाई गई। बादशाह का ट्रायल नहीं हो सकता था क्योंकि ये कदीम तसव्वुर था कि बादशाह कभी गलत काम नहीं कर सकता। तसव्वुर था कि सब गलत काम आम लोग या रियाया करते हैं और वही सजा के मुस्तहिक हैं। अवाम खुद को ही मुल्जिम और मुजरिम गर्दानते थे। बादशाह खुद भी तलवार के जरिए बदले जाते थे। जंगें फैसला करती थीं कि नया बादशाह कौन होगा। हजारों लोग मारे जाते थे, फिर जाकर एक बादशाह चुना जाता जो इसी रियाया पर फिर वही जुल्म शुरू कर देता जो मकतूल बादशाह करता रहा था। अवाम ने खुद को इस रोल के लिए वक्फ किया हुआ था। फिर अंग्रेज ये तसव्वुर लेकर पूरी दुनिया में निकले कि बादशाह को कत्ल किए बगैर भी अवाम अपना नया बादशाह चुन सकते हैं।
इस काम के लिए जंगें लड़ने या इंसानों को कत्ल करने या कत्ल होने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इन्होंने ये भी तसव्वुर उजागर किया कि बादशाह कोई आसमानी मखलूक नहीं है जो गलत काम नहीं कर सकता, बल्कि वो गलत काम पर वही सज़ा भुगतेगा जो रियाया को मिलती है। बादशाह किसी को कत्ल कराएगा तो इसकी सज़ा मौत होगी। आज हमें आज़ादी है अपनी मर्जी के हुक्मरान मुंतखब करने की, बोलने लिखने की आज़ादी है। कोई दिल्ली के बादशाह की तरह मुखालिफों को अदालत के बाहर नहीं लटका देता, कोई कहत नहीं। जिंदगी का म्यार और अयाशियाँ बढ़ गई हैं। वो काफ़ी देर मुझे देखते रही और फिर मायूस होकर बोली, लेकिन पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, बेटा अगर 2 मिनट चुप करके इनकी बात सुन लेता तो तेरा क्या जाता। वही बाप बेटा याद आए जो दिल्ली से अमृतसर रेल पर सफ़र कर रहे थे। एक बर्थ पर लेटा था तो दूसरा नीचे सीट पर, और दोनों को अपने अपने सवालात के जवाबात मालूम थे।